दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र के समाधि स्थल की दहलीज पर आकर सारी आत्माएं अचानक ही रुक गई, क्योंकि समाधि स्थल के प्रवेश द्वार पर एक पुराना सा दीपक लटका हुआ था, जिसे देखकर एक सूर्यमंडल योद्धा ने अपनी शक्ति प्रवाहित करके नील और उसके साथियों के ऊपर सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। इस वक्त वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। सभी योद्धा आत्मिक शरीर में थे, इसलिए उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी, पर नील वो अभी भी पूर्ण रूप से स्थिर और सुरक्षित था। उसकी आत्मा बाकी सभी योद्धाओं से कई गुना प्रबल थी। भले ही फिलहाल वो हरित आत्मा क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी प्रकृति की इच्छा के साथ विलय होने के बाद वो सूर्यमंडल विशेषज्ञों की आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। समाधि स्थल के सामने लटके हुए उस दीपक को समाधि रक्षक दीप कहते हैं। उस छोटे से दीपक में इतनी शक्ति समाहित है कि वो पलक झपकते ही उन सभी योद्धाओं की आत्मा को छेद सकता है। सावधान करने वाले उस सूर्यमंडल विशेषज्ञ ने राजकुमारी श्रुतिका और बाकी कनिष्ठों को भी रोक दिया था, क्योंकि उसे डर था कि हमारी युवा पीढ़ी उस समाधि रक्षक दीप द्वारा नष्ट न हो जाए। पर नील डरने वालों में से नहीं था। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और मन ही मन नागराज पद्मनाभ से संवाद करने की कोशिश करने लगा। दरअसल सभी सूर्यमंडल योद्धा कई वर्षों से नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में पैतृक दिव्यनाग अंडे की खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में अगर नील को वो अंडा हासिल करना है तो उसे नागराज पद्मनाभ की मदद लेनी ही होगी। नागराज से संपर्क करने पर नील को मालूम पड़ा कि ये दीपक कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा विचार नहीं किया। और इतने में वो सूर्यमंडल विशेषज्ञ बोल पड़ा, फिक्र की कोई बात नहीं है, अब सभी इंतजार कीजिए। समाधि रक्षक दीप के बुझ जाने के बाद हम अंदर जा सकते हैं। तभी नील ने काले साए को देखा, जो तेज गति से समाधि स्थल की ओर बढ़ रहा था। और जब वो काला साया अंदर आया, समाधि रक्षक दीप ने अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, जो तेजी से उस आत्मा की ओर बढ़ने लगी। ये रोशनी भी एक आत्मिक हमला है। ये देखकर नील हैरान हुआ। हालांकि वो जानता था कि दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले में कई जादुई चीजें मौजूद थी, फिर भी वो चौंक उठा। वहीं वो काला साया एक सूर्यमंडल विशेषज्ञ की आत्मा थी, इसलिए जब समाधि रक्षक दीप की रोशनी उसकी ओर बढ़ी तो उसकी आत्मा का आकार अचानक से बदल गया और उसके सामने एक ढाल दिखाई देने लगी। आत्मा ढाल, ये देखकर नील मंद मंद मुस्कुराया। दरअसल उस सूर्यमंडल विशेषज्ञ की आत्मा युद्ध आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उसे समाधि रक्षक दीप का विरोध करने के लिए ढाल का उपयोग करना पड़ा। इसके विपरीत नील की आत्मा बेहद ताकतवर थी, इसलिए उसे बिना किसी नुकसान के सीधे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उस सूर्यमंडल विशेषज्ञ की आत्मा के अंदर जाने के बाद समाधि रक्षक दीप अचानक टिमटिमाने लगा और फिर धीरे धीरे मंद हो गया। और तभी बाकी सूर्यमंडल विशेषज्ञों की आत्माएं भी एक पंक्ति में उस योद्धा के पीछे प्रवेश कर गई। विशाल समाधि स्थल पूरे दिव्य सम्राट द्वीप में फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर समाधियां बनी थी और जमीन पर धूल की मोटी परत नजर आ रही थी। कई सालों से इस जगह पर किसी ने कदम नहीं रखा था। यहां तक कि दैवीय साम्राज्यों के लोग भी केवल अपनी आत्मा का उपयोग करके ही अंदर आते थे। ये सब देखकर नील ने राजकुमारी श्रुतिका और अन्य साथियों से मानसिक संवाद किया। यहां दिव्यनाग रक्त रेखा की 10 लाख से अधिक लाशें हैं। इतने साल बीत गए हैं, फिर भी ये लाशें अभी तक कंकालों में क्यों नहीं बदली? नील ये बात कर रहा था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी श्रुतिका की हालत उससे भी खराब थी, क्योंकि उसे तो स्थिति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और तो और वो थोड़ी चिंतित भी लग रही थी। तभी नील ने फिर से पूछा, क्या दूसरे लोगों के शरीर पर कब्जा करना सही है? युवा पीढ़ी के योद्धाओं में से केवल राजकुमार योगेश ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, इसलिए उसने नील को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम जिन लाशों पर कब्जा करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं है। यहाँ आम लोगों की समाधियां हैं। इनकी कोई विशेष देखभाल नहीं हुई, इसलिए इतने सालों में यहाँ की लाशें धूल में बदल गई होंगी या फिर कमजोर हो गई होगी। उसकी बात सुनकर नील ने सहमति जताई, क्योंकि वो जानता था कि साधारण शरीर गुप्त विधि का उपयोग करके बिना हजारों सालों तक जीवित नहीं रह सकता।
इस समय सूर्यमंडल विशेषज्ञों की आत्माएं आगे चल रही थी। उनके पीछे केवल 1 दर्जन या उससे भी कम युवा योद्धा थे। वैसे तो चारों ओर अंधेरा और उदासी भरी थी, फिर भी उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के खत्म होने के बाद दोनों ओर गोलाकार चबूतरे बने हुए थे, जो सीढ़ी नुमा खेतों की तरह व्यवस्थित लग रहे थे। हर एक चबूतरे पर कई घर बने थे और हर घर में कुछ ताबूत रखे हुए थे। नील ने जब अपनी नजर घुमाई तब उसे समझ आया कि सीढ़ियों पर बने चबूतरों में कुल 13 स्तर थे। पहले स्तर पर सबसे ज्यादा घर बने थे और उनकी संख्या लगभग 1000 थी। फिर जैसे जैसे नील की नजर और ऊपर गई, वैसे वैसे घरों की संख्या कम होती गई। नील अभी वहां की स्थिति का अनुमान लगा ही रहा था कि तभी एक सूर्यमंडल विशेषज्ञ सभी को समझाते हुए बोला, इन चबूतरों पर रखी लाशें अपनी ताकत और स्थिति के हिसाब से व्यवस्थित है। चबूतरे का स्तर जितना अधिक होगा, वो योद्धा जीवित होने पर उतना ही शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन असली खतरा है आत्मा शुद्धि प्रकाश, क्योंकि ये आपकी आत्मा को एक पल में नष्ट कर सकता है। अपनी आत्मा की शक्ति के साथ आपके पास उसका प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जब भी आत्मा शुद्धि प्रकाश चमकेगा तो आपको तुरंत बगल के चबूतरों पर चले जाना है, समझे? नील, श्रुतिका और बाकी लोगों को उसकी ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इन सूर्यमंडल विशेषज्ञों ने युवा पीढ़ी के योद्धाओं से कुछ भी करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब जब उन्होंने एक साथ इतने सारे आत्मा स्रोत पत्थर प्राप्त कर लिए थे तो उनके पास आवश्यकता से अधिक धन था। यही कारण था कि वो दैवीय साम्राज्यों की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ ले आए थे। अब क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाएं आम होती हैं, इसलिए उन्होंने सभी को कुछ बातों के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिन पर उन्हें दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र में ध्यान देना अति आवश्यक था। जैसे ही उस सूर्यमंडल विशेषज्ञ की बातें समाप्त हुई, तभी सीढ़ियों के बीच से प्रकाश की एक चमकदार किरण फूटी। वो रोशनी परत दर परत सीढ़ियों पर फैलती जा रही थी। थरथराती, चमकती वो रोशनी मानो किसी गहरी दुनिया का दरवाजा खोल रही हो, और अगले ही पल हजारों सीढ़ियां सफेद विनाशकारी आग की तरह चमक उठी। उस दृश्य को देखकर सूर्यमंडल के विशेषज्ञ तो शांत थे, क्योंकि वो समाधि स्थल में पहले भी प्रवेश कर चुके थे। पर युवराज शाश्वत और बाकी युवा पीढ़ी ने जब ये नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सभी बिना पलकें झपकाए उस प्रकाश को देखते रहे। वो प्रकाश कुछ समय तक वैसा ही रहा, फिर अचानक मंद हो गया, और उसी क्षण आगे चल रहे भाग्य सम्राट ने सभी को आदेश दिया, प्रकाश की अगली किरण आने से पहले सभी आगे बढ़ो। ये सुनते ही सभी आत्माएं चुपचाप एक पल भी न गवाते हुए अगली सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। नील भी आगे बढ़ गया और राजकुमारी श्रुतिका, योगेश और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। समाधि स्थल की भयानक हवा को छेड़े बिना सभी आत्माएं तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। दरअसल आत्माएं आपस में बोल नहीं सकती थी, इसलिए सभी योद्धा केवल अपनी चेतना के माध्यम से ही एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। अभी सारी आत्माएं सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि अचानक ऊपर की ओर से एक बार फिर प्रकाश की एक सफेद जगमगाती किरण दिखाई दी, जो बहुत ही तेज गति से नीचे की ओर फैल रही थी। बगल के चबूतरे पर जल्दी से चढ़ जाओ। अगले ही पल पवन सम्राट का आदेश हर आत्मा पर कड़कती बिजली की तरह गिरा और हर कोई पास के चबूतरों की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। पवन सम्राट खुद बाईं ओर के चबूतरे पर चले गए, लेकिन उनकी नजर राजकुमारी श्रुतिका और युवराज शाश्वत पर ही टिकी थी, क्योंकि उनके सभी बच्चों में से वो दोनों उनकी आंखों के तारे थे। उन्हें चिंता थी कि राजकुमारी श्रुतिका समय पर चबूतरे तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पवन सम्राट के आदेश के अगले ही पल सभी आत्माएं दोनों तरफ सुरक्षित चबूतरों पर पहुंच चुकी थी। अब तक वो लोग सिर्फ दूसरे स्तर पर ही पहुंचे थे। नील सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रहा था कि चबूतरों पर बने घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्हीं के अंदर ताबूत भी रखे हुए थे। क्या इन ताबूतों की लाशें बिल्कुल ठीक होंगी? इसी विचार के साथ नील ने उत्सुकता के साथ एक ताबूत की जांच करनी चाहिए, पर जैसे ही उसकी चेतना आगे बढ़ी, ताबूत ने बड़ी मजबूती के साथ उसे ठंडी दीवार की तरह रोक दिया। अब क्योंकि वो ताबूत आत्मा मंदिर की सामग्री से ही बना था, इसलिए वो चेतना को बाहरी दुनिया से
पूरी तरह अलग करने में सक्षम था। ये देखकर राजकुमार योगेश मुस्कुराते हुए बोला, दूसरे स्तर की लाशें बहुत कमजोर होती हैं। वो केवल पृथ्वी मंडल में है, उन पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं। हमें ऊपर का स्तर चुनना होगा। यह सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सही लाश का उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो लाश कमजोर होगी उन्हें नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में घूमने में मुश्किल होगी। जैसे ही नील ने ऊपर नजर उठाई तो उसने गौर किया कि ऊपरी स्तर की लाशें बेहद मजबूत हैं। क्या वहां पर सूर्यमंडल योद्धाओं की लाशें हैं? नील को कोई अंदाजा नहीं था कि उसे जो लाश मिलेगी वो कितनी मजबूत होगी। वो तो बस जीवन चक्र की अपनी समझ के अनुसार अनुमान लगा रहा था। जितना ऊंचा स्तर उतना ही बेहतर। वहीं सीढ़ियों पर आत्मा शुद्धि प्रकाश थोड़ी देर बाद लुप्त होने लगा और सीढ़ियों के दोनों तरफ के चबूतरों पर खड़े आत्मा रूपी योद्धा तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। हर बार जब आत्मा शुद्धि प्रकाश मंद होता था तो केवल कुछ पलों का ही समय मिलता था। इस अंतराल का फायदा उठाकर एक एक करके योद्धा ऊपर चढ़ने में सक्षम थे। तेज गति से उड़ते हुए योद्धाओं ने कुछ दर्जन सीढ़ियां पार कर ली और जब आत्मा शुद्धि प्रकाश प्रकट हुआ तो पवन सम्राट ने फिर से आदेश दिया, तीसरा स्तर, सब बगल के चबूतरों पर चढ़ जाओ। बिना कोई शोर मचाए सभी आत्माएं तीसरे स्तर के चबूतरों पर उड़ गई। उस चबूतरे पर बने घरों के ताबूतों में भी केवल पृथ्वी मंडल योद्धाओं की लाशें थी। इस स्तर पर केवल 600 से लेकर 700 घर थे। ऐसा लग रहा था कि यहां दफनाए गए पृथ्वी मंडल योद्धा निश्चित रूप से कबीले के प्रमुख सदस्यों में से रहे होंगे, लेकिन वो कम उम्र में मारे गए थे। इसलिए नील ने ताबूतों को देखने की जहमत नहीं उठाई। कमजोर लाशें नील के लिए बेकार थी। इस बार सभी गंभीरता से पवन सम्राट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। आत्मा शुद्धि प्रकाश आत्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। ऐसे में अगर वो थोड़ा सा भी हिचकिचाते हैं और गलती से पीछे रह जाते हैं तो आत्मा शुद्धि प्रकाश उनकी आत्मा को नष्ट कर देगा। होश में रहो और अपनी सतर्कता कम मत करो। हम जितना ऊपर जाएंगे हमारे पास अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उतना ही कम समय होगा। पवन सम्राट ने सभी को चेतावनी दी। फिर जैसे ही आत्मा शुद्धि प्रकाश मंद हुआ तो पवन सम्राट ने फिर से आदेश दिया, आगे बढ़ो। एक लय होकर सभी योद्धा सीढ़ियों पर दोबारा चढ़ने लगे। चौथा स्तर आते ही पवन सम्राट ने आदेश दिया, चौथा स्तर, तितर बितर हो जाओ। और अगले ही पल सभी अपने बगल के चबूतरे पर कूद गए। फिर जैसे ही पवन सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सांस अटक गई। राजकुमारी श्रुतिका पीछे छूट गई थी। दरअसल वो ताबूतों के शिलालेख पढ़ने में उलझ गई थी और तभी प्रकाश नीचे उतरने लगा। अब वो सबसे पीछे थी और आत्मा शुद्धि प्रकाश की चमक उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। आत्मा शुद्धि प्रकाश समाधि स्थल के प्रवेश द्वार पर लटके समाधि रक्षक दीप से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर कोई सूर्य मंडल विशेषज्ञ भी उसे छू ले तो उसकी आत्मा भी तुरंत नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस दृश्य को देखकर पवन सम्राट बहुत चिंतित हो गए। तो क्या होगा आगे? क्या आत्मा शुद्धि प्रकाश राजकुमारी श्रुतिका को छूकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा देगा या फिर आखिरी क्षण में कोई चमत्कार होगा?